बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम प्रोकार्योट्स है। हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दो इमेजेस आ रही होंगी और बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों बैक्टीरिया हैं, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें जो फर्स्ट इमेज है ये हमारी प्योर बैक्टीरिया की है और जो सेकंड इमेज दिखाई जा रही है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्की बैक्टीरिया है। हालाँकि है ये भी प्रोकार्योट्स, लेकिन ये बैक्टीरिया से थोड़ा-सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं बताऊँगा कि ये कहाँ-कहाँ डिफ़र रखता है। हमारी जो ओल्ड बुक है उसके अंदर इसी चैप्टर का नाम किंगडम मोनेरा रखा गया है या किंगडम प्रोकार्योटा रखा गया है। उसके अंदर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस किया हुआ है और साइनोबैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन न्यू बुक के अंदर इन्होंने इसका नाम पहले चेंज किया, प्रोकार्योट्स रखा और उसके बाद इन्होंने तीसरा ऑर्गेनाइज़म भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका नाम आर्कीबैक्टीरिया है। देखो, जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रोकार्योट्स किसे कहा जाता है तो आपके ज़हन में सिर्फ 2 नाम आते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम आता है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया का। लेकिन आपके ज़हन में आर्कीबैक्टीरिया का नाम नहीं आता, हालाँकि ये भी एक किस्म का क्या है, प्रोकार्योट है, जो कि इन्होंने इस बार नई बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर हम आगे चल के आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर और देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि आप सब लोगों को पता है कि अगर हम थोड़ा-सा पास्ट की बात करें, तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे, हमने उनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या किया था, क्लासिफ़ाई किया था। एक साइंसदान था जिसका नाम रॉबर्ट विटेकर था, इसने 5 किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और किंगडम मोनेरा, जिसे किंगडम प्रोकार्योटा भी कहा जाता है। तो ये कहता है कि जितने भी प्रोकार्योट्स थे वो सारे के सारे हमने किस में रखे थे, किंगडम मोनेरा में और प्रोकार्योटा में रखे थे। ये एक ही नाम है, ठीक है। प्रोकार्योट से मुराद कि उस वक्त सिर्फ बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को कंसीडर किया जाता था, आर्की बैक्टीरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर जैसे क्या हुआ कि लेट 90s के अंदर हमें पता चला कि आर्की बैक्टीरिया ही इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और पहले आए भी वही बैक्टीरिया थे, उसके बाद जो है दूसरे बैक्टीरिया आए हैं। तो हुआ ये कि हमने जो पूरा क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम था इसको हमने चेंज कर दिया। ये चेंज करने वाला कौन था? कार्ल वोस और उसके कलीग्स थे, यानी उसके कोवर्कर थे। 1990 के अंदर इन्होंने सिस्टम को चेंज करके एक पूरा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम था डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं समझाता हूँ कि ये डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये क्या होता है। इन्होंने कहा था इस डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कि आज मौजूदा जो अर्थ पे लाइफ है वो 3 लिंकेजेस से इवॉल्व हुई है। 3 लिंक थे, इस तरह से 3 लिंक थे और इन 3 लिंक को मिला के आज हमारे पास जो अर्थ के अंदर लाइफ है वो मौजूद है, वो इवॉल्व हुई है। और इन 3 लिंकेजेस को मिला के क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन द वर्ड डोमेन। अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे ये 3 लिंकेजेस होती हैं जिसकी वजह से आज अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ का इवॉल्व हुआ है, लाइफ हमारी आई है। अच्छा भाई, वो 3 लिंकेजेस या वो 3 डोमेन कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला डोमेन है वो है डोमेन बैक्टीरिया, जिसे हम दूसरा यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हमारे प्योर प्रोकार्योट्स हैं, ट्रू ट्रू बैक्टीरिया हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा है डोमेन यूकार्योट्स, जिसे हम यूकार्या कहते हैं। मैं बताता हूँ इसमें कौन से मेंबर आते हैं। और तीसरा है हमारे पास डोमेन आर्की, जिसके अंदर आपके डोमेन आर्की बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया आते हैं। मैं समझाता हूँ कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इन्होंने कहा कि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर और डोमेन आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपके सारे के सारे प्रोकार्योट्स आते हैं। इन दोनों डोमेन के अंदर हमारे सिर्फ क्या आते हैं? प्रोकार्योट्स आते हैं। और इन दोनों डोमेन में से भी अगर जो डोमेन बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो जो कि ट्रू बैक्टीरिया हैं। और उसके लिए हमने एक अलग किंगडम बनाया है जिसका नाम क्या है? किंगडम बैक्टीरिया। तो यानी कि आज जब हम किंगडम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें आर्की बैक्टीरिया नहीं आते। जबकि प्रीवियस आप चले जाओ तो उसमें आर्की बैक्टीरिया भी आते थे, पर जिक्र नहीं किया जाता था। अच्छा, डोमेन आर्की बैक्टीरिया या जो डोमेन आर्की है, इसमें बाकी बचे हुए प्रोकार्योट्स आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमने तो सिर्फ सुने ही 2 प्रोकार्योट्स थे, एक बैक्टीरिया सुना था, दूसरा साइनोबैक्टीरिया सुना था। तो इसलिए हमें पता भी नहीं था कि बाकी भी प्रोकार्योट्स होते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर्की बैक्टीरिया, ये किस्म का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की तरह का ऑर्गेनिज़म्स है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ डिससिमिलरिटीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया से नहीं मिलती। वो मैं आगे चल के आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आर्की बैक्टीरिया को हमने बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म नहीं कहा, हमने उसको किंगडम बैक्टीरिया में नहीं रखा, हमने उसको डोमेन बैक्टीरिया में नहीं रखा। उसके लिए हमने एक अलग डोमेन बनाया जिसका नाम डोमेन आर्की है या डोमेन आर्की बैक्टीरिया है और ये भी एक किस्म का प्रोकार्योट्स है।
उसके बाद हमारे पास जो तीसरा डोमेन है वो है डोमेन यूकारियोट्स, जिसके अंदर आपके किंगडम एनिमलिया आते हैं, प्लांटी आते हैं, फंजाई, या यहाँ पे आपकी बुक में माइकोटा लिखा हुआ है क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, और इसमें किंगडम प्रोटिस्टा आता है जिसे हम प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर क्लास। ये बहुत बहुत एफिशिएंट वे है और बेहतर भी यही है कि हम इस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्या करें, क्लासीफाई करें, 3 डोमेन बनाएं और उन डोमेन के अंदर जो है वो फर्दर इसमें जो डोमेन यूकारियोट है ये तो बहुत आसान है, इसमें हमारे 4 किंगडम आते हैं जितने भी यूकारियोट्स हैं। डोमेन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमारे वो प्रोकारियोट्स आते हैं जो कि ट्रू लफ्ज़ों में प्रोकारियोट्स नहीं है, जिस तरह से हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करते हैं, जबकि डोमेन बैक्टीरिया के अंदर हमारे प्योर बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं थोड़ी सी फाइलोजेनी ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, फाइलोजेनी किसे कहा जाता है? फाइलोजेनी कहा जाता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये बैक्टीरिया की जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है समझाऊंगा एक डायग्राम के ज़रिए। अच्छा देखें, तकरीबन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले चले जाएं तो उस वक्त ज़मीन की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ज़मीन के ऊपर, तो ये अगर ज़मीन है ना, तो ज़मीन के ऊपर लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, ज़मीन के ऊपर लाइफ का क्यों कोई नामो निशान नहीं था? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि उस दौर के अंदर जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई था, मोर देन 100 सेंटीग्रेड था, मोर देन 120 सेंटीग्रेड था। तो ज़मीन के ऊपर तो किसी चीज़ का वजूद था ही नहीं। अगर हम पानी की बात करते तो पानी भी जो सरफेस लेवल पर था तो उसके ऊपर जो सन रेज गिरती थी वो पानी के ऊपर जितनी भी लाइफ थी उसको सर्वाइव करने नहीं देती थी। अच्छा, ऐसा क्यों होता था? आपको पता है कि लावा मौजूद होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, उनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन थी नहीं तो O3 लेयर थी नहीं, ओजोन लेयर थी नहीं। आपको पता है कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो आसमान से निकलने वाली 2 किस्मों की रेज, एक गुड रेज और दूसरी बैड रेज। जो बैड रेज होती हैं वो यूवी रेज होती हैं। तो O3 क्या करती है? इन बैड रेज, यूवी रेज को दोबारा पीछे भगा देती है। अब जब O3 थी नहीं, ऑक्सीजन थी नहीं, तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था, एनवायरनमेंट भी फेवरेबल नहीं होता था। यानी कि ज़मीन के ऊपर या वाटर की सरफेस पे किसी भी किस्म की लाइफ की कोई एक्सपेक्टेशन मौजूद नहीं थी। अगर हम पानी की भी बात करें ना, तो उस वक्त पानी का टेम्परेचर भी तकरीबन 100 से लेके 120 सेंटीग्रेड हुआ करता था। हुआ ये कि डीप वाटर के अंदर बिल्कुल, अगर ये पानी है तो बिल्कुल पानी के नीचे आपको पता है कि एटम्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, हर जगह एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझना, मैं आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। भाई, डीप वाटर के अंदर एटम्स मौजूद थे तो हमने क्या किया, ये जो हम वाटर से एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा जिसका नाम है हाइड्रोथर्मल एनर्जी। मेरे ख्याल में केमिस्ट्री के अंदर ये आप पढ़ते हो, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, वो एनर्जी जो कि पानी से जनरेट की जाए। तो जितने भी एटम्स थे इन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल किया और ये एटम्स आपस में मिलना शुरू हो गए। तो आप सब लोगों को पता है कि जब एटम मिलना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इससे पूरा का पूरा क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो नीचे क्या हुआ कि डिफरेंट किस्म्स के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनने लगे। आपको पता है मॉलिक्यूल सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल भी बनने लग गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बनने लगे। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर आपके क्या आते हैं? प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है और न्यूक्लियोटाइड्स आता है, ठीक है। और सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वगैरह हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे आपके सिंपल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। हुआ ये कि जिस तरह से ये मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसमें से क्या हुआ, जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ मॉलिक्यूल आपस में जमा होना शुरू हो गए, 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर उन्होंने बना लिया पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब आप सब लोगों को पता है, मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़वा चुका हूं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम क्या है? डीएनए। जिसका नाम क्या है? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो तब जाके आपका क्या बनता है? डीएनए बनता है। देखो, न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 3 चीज़ों का बना हुआ होता है, पेंटोस शुगर का, फास्फोरिक एसिड का और नाइट्रोजीनियस बेसिस का। मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूं, तो आप वहां पे जाके पढ़ेंगे तो बेहतर आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। बहरहाल, डीप वाटर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो लाइफ का कोई वजूद नहीं था। हुआ ये कि वाटर की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटम आपस में मिलना शुरू हो गए, उससे बन गए मॉलिक्यूल। सिंपल भी बने, कॉम्प्लेक्स भी बने। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स। जब भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो वो एक डीएनए बनाते हैं। तो इस तरह से डीएनए बन गया। अच्छा, जब डीएनए इस तरह से बन गया तो फिर क्या हुआ कि कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल, देखो इस तरह से कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल इस डीएनए के, ओहो ये क्या हो गया, अच्छा,
कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल क्या हुआ, इस डीएनए के इस तरह से सराउंडिंग में आने लगे इस तरह से, और ये लिपिड के मॉलिक्यूल डीएनए के इस तरह से सराउंडिंग में आ गए और इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी एक क्या बना ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली। तो यानी अंदर डीएनए है और डीएनए के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर कोई ऑर्गेनील मौजूद नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, किसी भी सेल वाल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं आर्की बैक्टीरिया का। ये देखो किस तरह से सबसे पहले वजूद हुआ है आर्की बैक्टीरिया का। तो दुनिया में जो सबसे पहले, आज से तकरीबन 3.5 बिलियन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो आर्की बैक्टीरिया था, जिसे हम डोमेन आर्की में रखते हैं। तो दिस इज द आर्की बैक्टीरिया। इसमें देखो आपको कोई सेल वाल वगैरह जो है वो नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो इस आर्की बैक्टीरिया ने अपने ऊपर क्या की, सेल वाल अडॉप्ट की। जब इसने अपने ऊपर सेल वाल अडॉप्ट की तो इसकी सेल वाल इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी जितनी आज एक बैक्टीरिया की होती है, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। अभी जस्ट आपको इतना समझ आना चाहिए कि डीप वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम आपस में मिलने लगे, मॉलिक्यूल्स बनने लगे, पानी की ही एनर्जी को, हाइड्रोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करके, और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर उन्होंने डीएनए बनाया। फिर इस डीएनए के ऊपर जो है वो कवरिंग आने लगी लिपिड के मॉलिक्यूल की, जिसे हम आज प्लाज्मा में, देखो हम कहते हैं ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, तो कभी सोचा है क्यों? क्योंकि ये लिपिड के मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द आके जमा होने लग गए थे, तो इस तरह से उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। और ऐसे सेल को हम कहते तो प्रोकार्योट हैं, लेकिन प्रोकार्योट ये प्योर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर सेल वाल नहीं है। बैक्टीरिया के ऊपर सेल वाल होती है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसलिए लिहाजा है तो प्रोकार्योट लेकिन ये आर्की बैक्टीरिया कहलाता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज कंसीडर्ड दैट द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगन टू डेवलप इन द डीप वाटर। सबसे पहले डीप वाटर में आई। डीप वाटर का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, तकरीबन भी 100 से 120 सेंटीग्रेड हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि कुछ रॉ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए रॉ मटेरियल से, किसको इस्तेमाल करके, हाइड्रोथर्मल एनर्जी को। वो मॉलिक्यूल्स कौन से थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड। फिर यूं हुआ कि न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलने लगे और इस तरह से उन्होंने कुछ डीएनए और आरएनए के क्या बना लिए, मॉलिक्यूल बना लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीएनए के सराउंडिंग में आने लगे और इस तरह से डीएनए एक लेयर के अंदर इनक्लोज हो गया, बंद हो गया। आज उस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीका था जिससे एक प्रोकार्योटिक सेल, या जिसे हम बैक्टीरियम कहते हैं, कि एक जो है वो इवॉल्व हुआ। और इस तरह का जो बैक्टीरिया का ग्रुप था, मैंने बताया इसे आर्की बैक्टीरिया कहा जाता था। और ये वाहिद वो बैक्टीरिया है जो कि 120, 130, 140, 150, 160, 165 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। तो ये थोड़ी सी फाइलोजेनी थी बैक्टीरिया की। अच्छा देखो, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम कहते हैं जो वायरस होता है, पिछले चैप्टर मैंने आपको वायरस का पढ़ाया है, ए सेल्यूलर लाइफ। तो हमने कहा था कि वायरस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन करता है, यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है। तो इस वजह से वायरस की जो है वो बहुत सारी स्पीशी बन जाती हैं। देखो दुनिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सारे सुन लो, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ना, उसका जेनेटिक मटेरियल कभी भी वेरिएशन नहीं होगी, उसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, वेरिएशन नहीं होगी। फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई चलो वायरस का तो वायरस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज है, तो आप कहेंगे सर ये म्यूटेशन करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता रहता है। बैक्टीरिया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो फिर भाई आप मुझे बताओ कि ये किस तरह से अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है। तो हमने एक जो है इसमें टर्म पढ़ी थी, आपको याद हो, कॉन्जुगेशन, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को दे, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते रहते हैं, तो इस तरह से उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है, अल्दो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा अगर आज से आप लोगों से पूछा जाए कि क्या बैक्टीरिया के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेंट कर सके, तो ये मेरे खुद के लिए भी एक नई बात थी कि हाँ, बैक्टीरिया के अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जीन को म्यूटेंट करता है, चेंज करता है, और जब भी जीन चेंज होंगे नई स्पीशी के अंदर वेरिएशन आएगी। तो ये कहता है प्रोकार्योट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर अडाप्ट अपने आप को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जीनोमिक कंस्टिट्यूशन है, इनके अंदर जो डीएनए और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो प्लाज्मिड होता है वो एडवांस लेवल का होता है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की अमाउंट अच्छी खासी होती है। जिस तरह से आपको बता रहा है कि अगर एक ई कोलाई की बात करें तो इसके अंदर 5000 के करीब क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ये कहता है कि अगर हमारे पास 200 बैक्टीरिया हैं तो उन 200 बैक्टीरिया में से हर एक बैक्टीरिया के पास ये चांस होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने किसी भी एक जीन के अंदर क्या करे, म्यूटेशन करे।
म्यूटेशन का मतलब है कि जीन को चेंज करे और अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी क्या लाए, वेरिएशन, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। फिर वो म्यूटेशन फेवरेबल भी होती है, नॉन फेवरेबल भी होती है, अनफेवरेबल भी होती है। वो एक ह्यूमन का केस है, वो हम बाद में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक यहाँ तक का जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा-सा हम इसको और भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारी जो एक लिंक बनी हुई है वो लिंक बनी रहे। आप भले वीडियो को पॉज़ करके बाद में देख लेना, मैं लिंक अपनी नहीं तोड़ूँगा वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं डोमेन आर्की की, क्योंकि अभी-अभी हमने आर्की बैक्टीरिया को जो है वो इवॉल्व किया है, आप लोगों ने खुद देखा। तो ये कहता है कि इस डोमेन के जो ऑर्गेनिज़्म आज मौजूद हैं वो आपको डिफरेंट शेप्स के अंदर मिलते हैं। आपको स्फेरिकल शेप में मिलते हैं, आपको बैक्टीरिया भी मिलते हैं, चलो भाई मान लेता हूँ। आपको रोड शेप में मिलते हैं, चलो भाई बैक्टीरिया भी मिलते हैं, मान लेता हूँ। आपको ये लॉब्ड शेप में मिलेंगे, जबकि बैक्टीरिया कभी भी लॉब्ड शेप में नहीं होता। आपको ये स्क्वायर शेप में मिलेंगे, जबकि बैक्टीरिया कभी भी स्क्वायर शेप में नहीं होता। और मैंने आपको बताया कि इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। बैक्टीरिया की सारी जो एबिलिटी होती है ना रेजिस्ट करने की, वो सारी सेल वॉल के अंदर होती है। और उस सेल वॉल को जो ताकत मिलती है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की मदद से मिलती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप कहीं परेशान हो जाओ पता नहीं क्या है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होता है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। हाँ, सेल वॉल ज़रूर मौजूद होगी लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगा। अच्छा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिशन से, चलो भाई बैक्टीरिया भी करता है, लेकिन याद रखना बैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, बैक्टीरिया में बडिंग नहीं होती। लेकिन डोमेन आर्की के मेंबर जो हैं आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होती है, बडिंग भी होती है। मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि हमने क्यों बैक्टीरिया को अलग किया और डोमेन आर्की को अलग किया, तो भी आपने 3-4 फ़र्क तो देख ही लिए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये था कि जो डोमेन आर्की बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिजम्स थे, एक ही ऑर्गेनिज्म हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो आर्की बैक्टीरिया खुद है। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, हाई लेवल के टेम्परेचर के अंदर, इसलिए इन्हें थर्मोफाइल्स कहा जाता है। वो जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करें उन्हें थर्मोफाइल्स कहा जाता है। मज़े की बात, ये हाई एसिडिक कंडीशन पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, जिन्हें एसिडोफिल्स कहा जाता है। आपका बैक्टीरिया इस कंडीशन में मर जाएगा एसिडोफिल में, आपका बैक्टीरिया थर्मोफिल्स कंडीशन में मर जाएगा। एक और जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, ये क्या करते हैं अपने गट के अंदर, यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, बायोगैस से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस बायोगैस इन गट टू प्रोड्यूस एनर्जी। बायोगैस की मदद से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसे कहा जाता है मीथेनोजेंस। ये आपकी केमिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक है, मीथेनोजेनेसिस आप लोग पढ़ते होंगे कि वहाँ से कैसे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर देखो एबिलिटी नहीं होती, ये इनके अंदर एबिलिटी थी कि ये बायोगैस की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो मीथेनोजेंस कहलाते हैं। तो आपके जो आर्की बैक्टीरिया थे वो मीथेनोजेंस थे। उसके अलावा हम अगर बात करें तो ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है, जबकि आपका बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता। अब ये तो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो बैक्टीरिया से सारी मुख्तलिफ थी। अब एक मज़े की बात बताऊं कि ये ह्यूमन बींग के यूकारियोटिक सेल से भी मिलता है। इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो यूकारियोट से भी हैं। कहाँ पे हैं? ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना, आसान लफ्ज़ों में। तो जिस तरह से एक ह्यूमन बींग के अंदर प्रोटीन बनती है, सेम आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन बनती है। हमारे अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम पॉलीमरेस है, यूकारियोट की बात कर रहा हूँ, और मज़े की बात, यही एंजाइम इस आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी बनता है। ये पॉलीमरेस एंजाइम वो है जो डीएनए की रेप्लिकेशन में, डीएनए की प्रोडक्शन के अंदर क्या करता है, मदद करता है। तो देखो ये नीचे वाली जो दो चीज़ें हैं, ये बैक्टीरिया, ये ह्यूमन बींग से मिल रही हैं, यूकारियोट से मिल रही हैं। ऊपर वाली जितनी भी बातें ये बैक्टीरिया से नहीं मिल रही हैं। तो बिल्कुल एक अलग ही नया किस्म का जो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए मजबूरी में हमने डोमेन आर्की बनाया और इसके अंदर हमने इस ऑर्गेनिज्म को रख दिया जिसका नाम आर्की बैक्टीरिया है। और लाइफ की देखो शुरुआत भी जो है वो इसी से हुई है। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और फ़र्क आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ह्यूमन बींग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो हमारे पास इनकी जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो ह्यूमन बींग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अब इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के। ये बातें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो फास्फेट ग्रुप का होता है, फास्फोरिक एसिड का होता है या फास्फेट का होता है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइसरोल का होता है। अब ये कहता है कि जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल की जो आपस में लिंक होती है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना,
वो हमारे अंदर जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर होता है, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम इनकी बात करें तो इनके अंदर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो ईस्टर नहीं होता, सामने लिखा हुआ है कौन सा, ईथर बॉन्ड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है, दे पजेस ईथर लिंक। इनके अंदर जो ग्लाइसरोल और जो हाइड्रोकार्बन यानी ये जो फैटी एसिड वगैरह होते हैं इनके बीच का जो बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो ईथर बॉन्ड बना हुआ है। जबकि हम बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें या ह्यूमन बीइंग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे अंदर ईथर नहीं होता, हमारे अंदर ईस्टर बॉन्ड होता है। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसी लिंकेज को आर्क्यूल कहा जाता है। ये लफ्ज़ आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी आपसे पूछें आर्क्यूल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जिसमें ग्लाइसरोल और हाइड्रोकार्बन के बीच में ईथर लिंक हो, इसको क्या कहा जाता है, आर्क्यूल कहा जाता है। आपके बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं, आपके बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कभी भी पैथोजन या पैरासाइट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये दोस्ती यारी वाले बैक्टीरिया हैं, ये दोस्तियां रखते हैं, तो ये एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। एसोसिएशन भी दो किस्मों की करते हैं, एक म्यूचुअलिज्म, दूसरी कमेंजिलिज्म। भाई म्यूचुअलिज्म ऐसी है जिसमें दोनों को फायदा होगा, जिससे दोस्ती करेगा उसको भी फायदा देगा, खुद भी फायदा लेगा। कमेंजिलिज्म ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें खुद फायदा लेगा, जो दोस्त होगा, जो होस्ट होगा, उसको ना तो कोई नुकसान देगा ना तो कोई फायदा देगा। तो ये देखो किस तरह से पूरा का पूरा जो है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है। और ये बहुत अच्छी जो है कार्ल वोस की जो है ये कैटेगराइजेशन है, जो क्लासिफिकेशन है डोमेन सिस्टम वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जो है ये अच्छा भी था और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने के लिए भी हैं। अच्छा, बैक्टीरिया की थोड़ी सी इकोलॉजी के ऊपर, इन्वायरमेंटल की स्टडी और डाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि ज़मीन जो है वो आज से तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है और अर्थ के अंदर एवोल्यूशन हुई है। पहले अर्थ एक छोटा सा हिस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 7 कंटिनेंट के अंदर क्या हुआ, डिवाइड हुआ। ये मैं इंटर के टॉपिक की बातें बता रहा हूँ, एवोल्यूशन की वहाँ पे आप लोगों को पढ़वाऊंगा। तो ये कहता है द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर गिव राइज टू द लाइफ। जैसे अर्थ के अंदर एवोल्यूशन आई और एटमॉस्फेयर के अंदर एवोल्यूशन आई तो इस तरह से लाइफ का वजूद आया। तकरीबन भी जो पहला एविडेंस हमें मिला था ज़मीन के ऊपर वो आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो मिला था, जैसा कि पहले पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। और जो सबसे पहली ज़िंदगी आई थी वो डीप वाटर के अंदर आई थी, जो कि हमारे पास आर्की बैक्टीरिया थे। और आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कि टेम्परेचर टॉलरेट करता है अप टू 120 सेंटीग्रेड, इसलिए इन्हें थर्मोफाइल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यही बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने लगे और फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ कि इन्होंने एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट को फ्लोरिश बना दिया। जब भी हम फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट या ये ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। जब ऑक्सीजन निकालते गए तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई और O3 लेयर बनने लगी, ओजोन लेयर बनने लगी। तो ये सन से निकलने वाली बेड रेस को क्या करने लगी, पीछे भगाने लगी और अच्छी रेस को जो है वो गिराने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का टेम्परेचर भी चेंज हो गया और जो वाटर का टेम्परेचर था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर दूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि जब आर्की बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप हो रहे थे ना, जब आर्की बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप हो रहे थे तो उस वक्त ये हुआ कि वहाँ पे हमें दो ऑर्गेनाइजम नज़र आए। एक इस तरह का ऑर्गेनाइजम था, गौर से समझना, और दूसरा जो है वो हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनाइजम था। इस तरह के दो ऑर्गेनाइजम नज़र आए। अब ये जो ऊपर वाला ऑर्गेनाइजम है ये फ्री लिविंग था, अकेला रहना पसंद करता था। और ये जो नीचे वाला ऑर्गेनाइजम से ये भी फ्री लिविंग था, ये भी प्रोकार्योट थे, ठीक है, ये भी क्या बैक्टीरिया नहीं थे, प्रोकार्योट थे, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजम थे। अब इन्होंने देखा कि ये जो ऊपर वाला ऑर्गेनाइजम है जिसे मैं वन कह रहा हूँ, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। और ये जो नीचे वाला बैक्टीरिया है, इन्होंने इसको देखा कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे आप लोगों का एक बैक्टीरिया घूम रहा था, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का एक बैक्टीरिया घूम रहा था, उसके अंदर ये इसका क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। इसने कहा कि क्यों ना मैं जो है वो इसको एनगल्फ करूं, ये जो वन वाला है इसको मैं एनगल्फ करूं और एनगल्फ करने के बाद इसको खा जाऊं, अपनी फूड ले लूं। तो जब इसने इसको एनगल्फ किया तो एनगल्फ करने के बाद इसने देखा ये तो इस सेल के अंदर आने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसने कहा क्यों ना मैं इसको मारूं, ना मैं इससे दोस्ती रख लूं, जिसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो इसने क्या किया, इसको अपने अंदर बुला लिया और इस तरह से इसको अपना दोस्त बना लिया, ठीक है, जो कि इसको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। इससे दोनों का फायदा हुआ, ये जो अंदर आया तो महफूज हो गया और इसका सेल का फायदा क्या हुआ, ये एनर्जी देने लगा। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। और इसका पूरा नाम है एंडोसिम्बायोसिस, क्योंकि इसने अपने अंदर बुला के इससे दोस्ती की है तो इसे एंडोसिम्बायोसिस कहा जाता है। और इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोकार्योट सेल था ये यूकार्योटिक सेल बनता गया। अब देखो आप किस तरह से जो है वो यूकार्योटिक सेल बनने की कोशिश कर रहा है। आज ये ऑर्गेनाइज्म जिसको इसने खाया था,
जिसके साथ इसने एंडोसिम्बायोसिस की थी। आज इस ऑर्गेनिज्म को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तभी तो आप पढ़ते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए होता है, क्योंकि पहले के दौर में माइटोकॉन्ड्रिया एक पूरा ऑर्गेनिज्म था, प्रोकार्योट था एक पूरा। अच्छा, फिर इसी तरह से ये तो बन गया आपका एनिमल सेल, क्योंकि इसने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया को लिया है। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही एक एनिमल सेल इस तरह से घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म इसको बाहर नजर आया, तो इसने क्या किया, इसको भी खा लिया, इसको भी अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। और जैसे इनगल्फ किया तो देखा ये ऑर्गेनिज्म अंदर आके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसने कहा मैं क्यों ना इससे भी दोस्ती कर लूं, इससे भी मैं एंडोसिम्बायोसिस कर लूं। तो एंडोसिम्बायोसिस जब इसने कर ली तो ये बन गया आपका प्लांट सेल, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने लगा था। तो इस तरह से आपके एनिमल सेल का वजूद हुआ जब इसने इस माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनिज्म को खाया, और बाद में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। और जब ने इसने इस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाया जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, आज इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आज भी आप एनिमल या प्लांट का सेल निकाल के देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना डीएनए मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई पहले के दौर के अंदर, आज से 3-4 साल पहले, बिलियन साल आप पहले चले जाओ, तो ये अलग ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। इनको एक प्रोकार्योट ने खाया था, एक बैक्टीरिया ने खाया था। फिर उसने देखा कि ये उसके साथ तो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसने क्या किया, इसके साथ दोस्ती कर ली। और इस दोस्ती को कहा जाता है एंडोसिम्बायोसिस, और इस थ्योरी को कहा जाता है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। सो दिस एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी टोल्ड अस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट थे, ये पहले इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल थे, प्रोकैरियोटल सेल थे। फिर ये हुआ कि दे वर ईटन बाय द यूकारियोटिक सेल। इन्होंने क्या किया, इनको एक यूकारियोटिक सेल ने खाया और उसके साथ सिम्बायोसिस बना ली, रिलेशनशिप बना ली। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो अंदर फूड की सिंथेसिस कर रहा था। सो दिस इज़ हाउ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो आज दुनिया के अंदर वजूद में आए हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी इसका अपना डीएनए है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर फिर गोल्जी बॉडीज बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। ये फिर हमारे इंटर के चैप्टर नंबर 12 की बातें हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको एंडोसिम्बायोसिस का कॉन्सेप्ट और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाली सारी कहानी जो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और भी रहता है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी इसी के साथ कंपेयर कर दूं, वरना इस 4-5 लाइनों के लिए मुझे अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा। हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भाई बैक्टीरिया ज़मीन के हर जगह पे पाया जाता है। एयर टू स्वेल, हवा से मट्टी में, मट्टी से पानी में, डेड से लिविंग के, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। ये कहता है कि अगर एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया की ऊंचाई देखी जाए तो वो 30 माइल्स तक आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा। अगर अर्थ के अंदर डीप देखा जाए तो 10,000 मीटर्स जो है वो आपको डीप मिलेगा। ये कहता है कि अगर आप एक छोटा सा ग्राम स्वेल का उठाते हो ना, मट्टी का एक छोटा सा ग्राम, उसके अंदर आपको 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल मिलते हैं। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और एक फ्रेश वाटर का अगर आप मिलीलीटर, मिलीमीटर भी नहीं, मिलीलीटर का अगर आप डोप उठाते हो तो उसमें 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल मिलते हैं। और ये कहता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है कि 5 नॉनिलियन जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नॉनिलियन लफ्ज़ तो मैंने पहली बार सुना, और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें एक आता है और एक के बाद 54 जीरो आते हैं, 54 जीरो आते हैं। तो ये जाके आपका नॉनिलियन बनता है। मैं 1 2 3 4 5 नॉनिलियन की बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इस दुनिया के अंदर कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिस्कशन कन्वर्जेशन। मुझे उम्मीद है कि ढेर सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया है तो मुझे काइंडली थंबनेल या फिर डन सर का जो है वो मैसेज दे देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।